Hello to all class 11 students, and class will be moving forward with our lesson number 1 of economics, and this is definition of economics. And in this chapter we are reading the different definitions given by the different economists. So till now we have done the definition given by Adam Smith, who is the father of economics, and his definition revolves around wealth. Then we read about Alfred Marshall, who came forward with welfare oriented definition, and now today we'll read about the scarcity definition. Now scarcity definition right, scarcity oriented definition was given by Lionel Robbins. Right, Lionel Robbins was born in 1898 and he died in 1984. Right, he was one of the most leading and influential economists, and he criticized the definition given by Alfred Marshall, and he said that economics is merely not about wealth or welfare. A very important term he added in the definition, a very important concept which was scarcity. The main point is this, that what do term scarcity means? Term scarcity means limited. What Alfred Marshall said was that resources are limited, मतलब scarce. Alfred Marshall ने कहा कि जो resources है वो क्या है, limited है. ठीक है, अब resources होते क्या है? सारी चीजें जिनको हम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं are known as resources. All the things which are used for production are known as resources. Right? Now, these resources are basically for production purposes, और जितने भी resources हैं सब क्या है, limited है. मतलब आपका चाहे लकड़ी है, पेट्रोल है, कोयला है, ह्यूमन बीइंग है, मशीनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब चीज़ें क्या है, लिमिटेड है, और हमें इन लिमिटेड चीज़ों को ही इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोडक्शन को क्या करना, आगे बढ़ाना है. तो उनके हिसाब से रिसोर्सेज लिमिटेड है, और इन रिसोर्सेज के ही इस्तेमाल को अगर ढंग से किया जाए तो करे जाना ही क्या है, इकोनॉमिक्स है. तो उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच विच स्टडीज दैट हाउ the resources should be used so as to get maximum output out of it. Now let's do the definition. तो आपको ये समझ में आ गया कि लायनल रॉबिन्स ने डेफिनेशन जो दी इकोनॉमिक्स को किसके इर्द गिर्द घूमेगी, वो रिसोर्सेज के इर्द गिर्द घूमेगी, और वो ये बोलेगी कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है. Now the definition given by him was economics is the science which studies human behavior is the science which studies human behavior as a relationship between ends and means.
Now, what does he said in this definition? It's very important to understand the definition. He is saying that economics क्या है? He is saying that economics is a science. ये एक साइंस है, इकोनॉमिक्स एक विज्ञान है, एक साइंस है जो स्टडी करेगा ह्यूमन के बिहेवियर को. इसमें की वर्ड्स है, ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करेगा एंड रिलेशनशिप पढ़ेगा वो. और क्या करेगा? रिलेशनशिप को पढ़ेगा. किसके बीच में रिलेशनशिप? हमारे एंड्स के बीच में एंड मीन्स. एंड्स मतलब हमारी इच्छाएं, वांट्स, हमारी वांट्स के बीच में और हमारे रिसोर्सेज के बीच में. मीन्स का मतलब यहाँ पे क्या है? रिसोर्सेज. रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज क्या मैंने आपको बताया? स्केयर्स है. रिसोर्सेज क्या है? स्केयर्स है. तो हम अपने कम से कम रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि ह्यूमन वांट्स क्या है? ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है. ठीक है, हमारी जो वांट्स है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, इनकी कोई लिमिट नहीं है. लेकिन इनको पूरा करने के लिए जो हम रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं वो तो लिमिटेड है. तो रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई वांट्स आर लिमिटेड. राइट. तो यही रॉबिन्स कहते हैं हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड है, नेवर एंडिंग है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज है, कुछ भी जो चीज़ है हमारे पास, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कोई भी सामान है, वो लिमिटेड है. तो हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते. लेकिन हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से ही कैसे अपनी इच्छाओं को पूरा करें, उसी की स्टडी क्या है? उसी की स्टडी इकोनॉमिक्स है. दिस इज सेड बाय लायनल रॉबिन्स. सो लायनल रॉबिन्स कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज human behavior as a relationship between ends and the means which are scarce and have alternative uses. So this is the definition. Now we will read the important features of the definition. Important features of Robbins' definition. Features. First feature is अनलिमिटेड वांट्स. पहली जो खास बात है जो लायनल की डेफिनेशन कहती है वो ये कहती है कि हमारी जो वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड होती है. तो पहली खास बात है कि आप देखेंगे कि अगर आपकी कोई इच्छा है, वांट है, तो अगर आपने बोला कि आज मुझको ये चाहिए तो थोड़ी देर बाद आपको कुछ और चाहिए. अगर आप सोचते हैं कि आज मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए तो कुछ दिन बाद आप बोलोगे आज मुझे शूज़ चाहिए. फिर आप बोलोगे अब मुझे इससे बेटर मोबाइल फ़ोन चाहिए. आज मुझको ये चाहिए, अब मुझे गाड़ी चाहिए, अब मुझे पेट्रोल भराना है. तो आप देखते होगे कि रोज़ 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 हमारी कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं और इनका कभी भी एंड नहीं होता. जब से ह्यूमन बीइंग पैदा होता है और जब तक वो रहता है तब तक कुछ ना कुछ इच्छा करता रहता है, कुछ ना कुछ उसकी वांट्स होती हैं. तो पहले जो खास बात है लायनल की डेफिनेशन की वो ये है कि वो बोलता है कि वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है. दूसरी जो खास बात है, फीचर है, वो है स्केयर्स मीन्स. स्केयर्स मीन्स. स्केयर्स मीन्स मतलब क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज. हमारे जो रिसोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड है. हमारे रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है. मतलब ये है कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ क्या है? कम है, और उन्हीं कम चीज़ों में हमको क्या करना है? अपनी पूरी इच्छाओं को पूरा करना होता है. So the second important feature of Lionel's definition is scarce means. Resources are said to be scarce in the sense that the supply of resources are limited. ठीक है, हम रिसोर्सेज को स्केयर्स बोल रहे हैं, बार बार स्केयर्स बोल रहे हैं. स्केयर्स का मतलब होता है लिमिटेड, और वो लिमिटेड क्यों है? क्योंकि उनकी सप्लाई लिमिटेड है. आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए जिसकी सप्लाई लिमिटेड है. ठीक है, सप्लाई लिमिटेड है. राइट. नाउ ऑल द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज हैज इंक्रीज ओवर टाइम. कुछ समय से तो सप्लाई बढ़ी है बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन फिर भी उस प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन भी बढ़ी है, तो हम अपने सारी की सारी इच्छाओं को इन लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा नहीं कर सकते. थर्ड इज ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स. ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स. अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है जो लायनल की डेफिनेशन में बोला गया है, वो बोला गया है दैट जितनी भी हमारे रिसोर्सेज है उनके क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस है. मतलब
हमारे पास जो चीज़ें हैं उनके बहुत सारे यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर हम सिर्फ एक लैंड के बारे में बात करें तो लैंड के बहुत सारे यूज़ है। लैंड में आप वेजिटेबल उगा सकते हो, लैंड में आप गार्डन बना सकते हो, लैंड में आप घर बना सकते हो, लैंड में आप सड़क बना सकते हो, लैंड में आप फैक्ट्री बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो आप इस लैंड का कौन सा वाला यूज़ करोगे वो क्या है, आपका चॉइस है, वो आपकी चॉइस है। तो हर रिसोर्स के बहुत सारे इस्तेमाल है और उस रिसोर्स में से आप उसका क्या यूज़ करोगे वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑल्टरनेटिव यूजेस मतलब है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबके बहुत सारे यूजेस हैं, राइट। नाउ a piece of land can be used for producing wheat, vegetable, right, and wheat, vegetable, sugarcane, rice. Now it depends upon the main choice, the preference of choice, the preference of need, that what you are going to do with that piece of land. So the another important point of Robbins definition is this, that the resources are scarce और साथ में उनके क्या है alternative uses भी हैं, right? And then fourth feature is choice. Now the resources have alternative uses. जैसे कि मैं आपको लैंड की बात कर रही थी, आपकी लैंड एक रिसोर्स है। लैंड क्या है, एक रिसोर्स है, इसके बहुत सारे यूजेस है। आप यहाँ पे गार्डन बना सकते हो, आप यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हो, आप यहाँ पे फैक्ट्री बना सकते हो, आप यहाँ पे पार्क बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। बहुत सारे इसके यूजेस हैं, लेकिन अब क्या है, ये आपकी चॉइस पे निर्भर करता है। आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबसे क्या निकालनी पड़ेगी, एक चॉइस करना पड़ेगा, क्या मैं ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ या ये करूँ। सो जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लाल की डेफिनेशन का है वो ये है, वो कहते हैं कि रिसोर्सेज स्केर्स तो है ही, साथ में उनके बहुत सारे इस्तेमाल हैं और इन इस्तेमालों में से आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आपको चॉइस करनी पड़ती है, ठीक है। सो resources for producing different commodities on the basis of their relative importance. Human behavior therefore involves some form of choice in using resources for producing different goods and services. Now, अब आपको क्या करना है, ह्यूमन बीइंग को क्या करनी पड़ेगी, एक चॉइस करनी पड़ेगी जिसमें मैक्सिमम फायदा होगा, जो सबसे अच्छा होगा, आप उसी चॉइस को उठाते हो, राइट। नाउ फिफ्थ पॉइंट about fifth feature of economics definition is your economics is a science. Economics as a science. अब इकोनॉमिक्स एज साइंस क्यों बोला रॉबिन्स ने, क्योंकि वो एक सिस्टमैटिक तरीका है पढ़ने का। आपको ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करना है, आपको रिसोर्सेज को स्टडी करना है और तब आपको एक सिस्टमैटिक नॉलेज के थ्रू, एक सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजिकल वे के थ्रू आपको पता चलता है कि आपके रिजल्ट्स, आपके चॉइसेस, आपकी वांट्स किस तरह से पूरी होंगी रिसोर्सेज का सबसे अच्छा इस्तेमाल करते हुए। तो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ व्हाट, ऑफ रॉबिन्स definition, right? Now, अब जैसे कि एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया, बुराई की गई उनकी डेफिनेशन की, एडम स्मिथ की डेफिनेशंस की बुराई की गई, तो लायनल डेफिनेशंस की भी क्या गई, बुराई की गई, उनकी बुराई को क्रिटिसिज्म कहेंगे, यहाँ पे क्रिटिसिज्म किया गया। एंड सैमुअलसन, पॉल सैमुअलसन केम फॉरवर्ड एंड ही क्रिटिसाइज्ड द डेफिनेशन एंड उन्होंने कहा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इन डेफिनेशन के साथ, और ये डेफिनेशंस की प्रॉब्लम क्या थी, क्या क्रिटिसिज्म किया गया, इज दिस दैट क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़े तो पहला क्रिटिसिज्म, पहला इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। जो पहली बुराई की गई की डेफिनेशन की बोला गया कि इकोनॉमिक्स सिर्फ साइंस नहीं है, इकोनॉमिक्स सिर्फ साइंस नहीं है, ये क्या है, इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स। Science and art. So
उनका कहना था, सैमुअलसन का कहना था कि इकोनॉमिक्स, रॉबिन्स ने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज साइंस ओनली, बट इट्स नॉट, इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली साइंस बट इट इज आर्ट ऑल्सो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ चीज़ों को बनाते ही नहीं है, उनको किस तरह से यूज करना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. दैट मीन्स वी आर नॉट ओनली मेकिंग द टूल्स बट वी आर ऑल्सो लर्निंग दैट हाउ टू यूज द टूल्स, राइट. The second criticism was economic problems, scarcity. अब क्या है कि रॉबिन्स ने कहा कि जितने भी देश में प्रॉब्लम्स आती है, जितने भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है, वो स्केर्सिटी की वजह से आती है, वो कमी होने की वजह से आती है. लेकिन सैमुअलसन ने कहा कि देश की बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरह की हैं जो सिर्फ स्केर्सिटी की वजह से नहीं आती है. तो हमेशा सिर्फ ये कहना कि स्केर्सिटी की वजह से ही प्रॉब्लम्स है, वो सही नहीं है. इकोनॉमी में बहुत सारी कंट्रीज में कई बार बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स आई जो किसी कमी की वजह से नहीं थी, जो किसी और कारणों की वजह से भी थी. तो सरासर ये कहना कि स्केर्सिटी ही प्रॉब्लम है, ये सही नहीं है. Narrow view of economics. Now the next another criticism जो किया गया, अगली जो बुराई की गई सैमुअलसन ने जो की या उनके साथियों ने जो की, उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स को का बहुत ही एक छोटा रूप है जो किसने दिखाया है, रॉबिन्स ने दिखाया है. रॉबिन्स डेफिनेशन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट रिगार्ड्स इकोनॉमिक्स एज पॉजिटिव साइंस बाय मेकिंग इट न्यूट्रल बिटवीन एंड्स. सिर्फ ये बोल देना कि हमारी इच्छाएं बहुत सारी है लेकिन उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज कम है, ये कह देना क्या है, गलत है, सरासर गलत है. सिर्फ अगर हम इतना ही बोले तो there is generally agreement among economists at present that economics is not only a positive science but also normative science. तो हमें सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि पॉजिटिव साइंस के बारे में नहीं पढ़ना है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, हमें नॉर्मेटिव साइंस के बारे में भी पढ़ना है कि इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ना है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो वो क्यों है. तो इकोनॉमिक्स एक नैरो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ ये नहीं पढ़ेगी या पढ़ाएगा कि ये चीज़ है. नाउ हमको इसके सॉल्यूशंस भी पढ़ने हैं कि हमें मतलब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशंस क्या हैं और वो प्रॉब्लम क्यों है. सो ये क्या था आपका थर्ड क्रिटिसिज्म था जो दिया गया, किसने दिया, सैमुअलसन ने ये क्रिटिसिज्म आपका दिया, राइट. फोर्थ, what is your restricted subject matter of economics? Now the fourth criticism which was done by Samuelson was this, that the criticism has been on the basis of that subject matter जो है जिस बारे में बात की गई है, जिस बारे में रॉबिन्स ने बात की है इकोनॉमिक्स को लेकर के, उसको लिमिटेड कर दिया गया, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया. उसको सिर्फ ये बोला गया है कि बहुत सारी इच्छाएं होती है और उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज कम है. ये बात जो बोली गई है ये क्या कर रहा है, आपकी इकोनॉमिक्स को क्या कर दे रहा है, छोटा बना दे रहा है. रॉबिन्स डेफिनेशन इज inadequate because it does not take into account many other important economic problems also. तो ये रिस्ट्रिक्टेड इसलिए है क्योंकि रॉबिन्स अपनी डेफिनेशन में से दो चीजों को बोलते हैं और बार बार बोलते हैं. वो रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, उनके स्केर्स होने की बात करते हैं और हमारी अनलिमिटेड वांट्स के बारे में बात करते हैं. लेकिन इकोनॉमी में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनको रॉबिन्स ने क्या किया है, इग्नोर कर दिया है. अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, नाउ अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स देयर आर नो अदर प्रॉब्लम्स, right? It does not focus on the important economic issues of unemployment, poverty या instability. इन सब के बारे में वो बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं. So these are the some points which points on the basis of which the definition was criticized by Samuelson. Now further what happened? ये सारी definitions के बाद क्या हुआ, अगली definitions जो दी वो Samuelson ने कैसी दी, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी. सैमुअलसन की ग्रोथ. अब नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन. ग्रोथ ओरिएंटेड definition was
given by economics professor Samuel Sun. Right? Samuel Sun ने growth oriented definition दी. ये 1915 में पैदा हुए थे and 2009 में इनकी डेथ हुई थी. तो he came up with a new definition after reading the Alfred Marshall, Adam Smith's, Robbins definition. उन्होंने क्या किया, एक और नया एस्पेक्ट जोड़ दिया इकोनॉमिक्स में. अब वो था ग्रोथ का एस्पेक्ट. He added the aspect of growth in the definition, and this definition is completes the modern definition of economics, right? But this we are going to read in the next video, right? Till then, keep completing your work, children.